नेक्स्ट हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 का वेव्स। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर इसमें आप देखेंगे मैंने दो डायग्राम्स बनाई हैं, ठीक है। एक ये वेव है, ठीक है, अगर आप इसको देखें, और एक नेक्स्ट जो है ये वेव है। तो ये इसका जो है वो रिजल्टेंट फॉर्म है, रिजल्टेंट फॉर्म। यानी इन दोनों का जो है वो दोनों वेव्स आपस में सुपरपोज हो रही हैं और ये उसका रिजल्ट है। यहाँ पे भी एक वेव और ये सेकंड वेव है, दोनों सुपरपोज हो रही हैं और ये उसका रिजल्ट है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यहाँ पे जो है वो एक वेव ऐसे है, देन दूसरी जो है वो ऐसे है, यानी एक दूसरे के अपोजिट फॉर्म में बन, यानी एक का ट्रफ क्रस्ट दूसरे के ट्रफ पर आ रहा है, ठीक है। इससे जो है वो उसका जो रिजल्टेंट है वो डिक्रीज हो जाता है एम्पलीट्यूड वगैरह, लेकिन इससे जो है वो इंक्रीज हो जाता है। एक तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ये तो सिंपल सुपरपोजिशन से जो है ये रिजल्ट आ सकता है, लेकिन असल में जो मेन चीज है कि जब सुपरपोजिशन होती है तो उसमें दो तीन चीजें आती है, दो तीन केसेस डिस्कस होते हैं। यहाँ इंटरफेरेंस होता है, यहाँ बीट्स होती हैं, यहाँ स्टेशनरी वेव्स जो है वो जनरेट होती हैं। अब इनको हम सेपरेटली देखते हैं कि ये क्या चीजें हैं। इंटरफेरेंस, ये सब सुपरपोजिशन, उस सुपरपोजिशन की जो है ना की ही एग्जांपल्स हैं। इंटरफेरेंस, अब इंटरफेरेंस में जो चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जो वेव ट्रेवल करेंगी उनकी सेम फ्रीक्वेंसी होगी जो आपस में सुपरपोज होंगी, और उनकी डायरेक्शन भी जो है वो सेम होगी, यानी सेम फ्रीक्वेंसी एंड डायरेक्शन। वो जब सुपरपोज होंगी आपस में, तो इंटरफेरेंस का जो है वो इंटरफेरेंस जो है वो जनरेट होगा, ठीक है, वेव्स का। अब उसमें दो टाइप्स है, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ठीक है। अब अगर आपको मैं बताऊं, ये यहाँ से ये जो दो डायग्राम्स हैं इनको यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर तो बढ़ गया रिजल्टेंट तो वो कंस्ट्रक्टिव एम्पलीट्यूड बढ़ गया, ठीक है, उसका। लेकिन अगर तो एम्पलीट्यूड जो है वो जीरो हो रही है, उसका रिजल्टेंट जो है वो रिजल्ट जो एम्पलीट्यूड का वो जीरो हो रहा है, तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। तो ये दोनों का फर्क भी आपने ध्यान में रखना है। एम्पलीट्यूड बढ़ जाए तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, डिक्रीज हो जाए, जीरो हो जाए तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। कंस्ट्रक्टिव में ये जो पाथ डिफरेंस हम इसको कहते हैं, क्योंकि ये पूरा टॉपिक तो हमने स्टडी नहीं करना, लेकिन जस्ट फार्मूलाज मैंने लिख दिए हैं, इसको हम पाथ डिफरेंस कहते हैं। ये आप देख रहे हैं कि अगर तो n मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा तो देन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अगर ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है, अगर मैं n की जगह पे 0 पुट करूं तो आपको पता है लैम्डा पे 2 आ जाएगा, तो हाफ जो पाथ डिफरेंस, अगर हाफ ऑफ लैम्डा जो है वो चल रहा होगा तो फिर डिस्ट्रक्टिव जो है वो इंटरफेरेंस होगा। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। जस्ट आगे बात आ जाएगी बीट्स की, कि बीट्स क्या है, ठीक है। बीट्स बेसिकली इसमें एक चीज तो ये ध्यान में रखेंगे, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होंगी और सेम डायरेक्शन होगी, वेव की सेम डायरेक्शन होगी, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिफरेंस। अब बीट्स होती क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि ये जो प्रोंग होता है, ठीक है, ये कंसीडर कर लें कि भी ए प्रोंग ट्यूनिंग फोक है, ये बी ट्यूनिंग फोक है, ये ए ट्यूनिंग फोक है, ये बी ट्यूनिंग फोक है, ये उसके प्रोंग्स हैं बी के, और ये ए के प्रोंग्स। कंसीडर कर लें, बुक पे जो है वो लिखा हुआ है कि अगर तो ये ए है, इसकी जो वैल्यू है 32 हर्ट्ज है और इसकी भी 32 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी। तो जब इन ये प्रोन्स आपस में स्ट्राइक करेंगे और ये भी आपस में स्ट्राइक करेंगे तो इनका डिफरेंस तो जो है वो जीरो होगा। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का क्या है, ये सेम है, ये भी 32 है, ये भी 32, इनका डिफरेंस तो हो जाएगा जीरो, यानी 32 जीरो हर्ट्ज आ जाएगा। तो इससे बीट जो है वो जनरेट नहीं होगी। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं कि मैं इसको कर देता हूं 30, इसको मैं कर देता हूं 32, तो अगर ये ए हो जाती है 30 तो अब आपको पता है 2 हर्ट्ज आ जाएगी। तो स्लाइटली जो है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज जब हों तो देन जो है वो बीट्स जनरेट होंगी, एक डिफरेंट जो है वो साउंड टाइप जो है वो फिनोमेना जो है होगा, जिसको हम बीट्स कहते हैं, ठीक है। एक टोन जो है वो जनरेट होगी, ठीक है, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये बीट्स है, स्लाइटली डिफरेंट जो है वो फ्रीक्वेंसी की वजह से। एक तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपने। दूसरी, अगर आप ये देखें फार्मूले पे कि नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड जो है वो किसके इक्वल है, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज के।
अगर आप देखें ये 30 हर्ट्ज है, ये 32 हर्ट्ज है, इन दोनों का मैंने डिफरेंस निकाला 2 हर्ट्ज आ गया, यानी डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या आ गया 2। तो नंबर ऑफ बीट्स जो पर सेकंड होंगी वो भी 2 ही होंगी। यही फार्मूला शो कर रहा है कि डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज किसके इक्वल होंगी, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड, यानी 2 बीट्स जनरेट होंगी पर सेकंड इस एग्जांपल में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो 2 है। ये फार्मूला भी बड़ा है, हमें ये आपने ज़हन में रखना है। ये बीट्स के हवाले से हो गए, इनको हम डिफरेंट जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की ट्यूनिंग वगैरह, जिस तरह हम मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग करते हैं, इसी तरह जो म्यूजिक के डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अगर किसी में फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट और एक जो है वो करेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, तो हम उनके साथ जो है वो यूज करते हैं। जब वो दोनों फ्रीक्वेंसीज मैच कर जाती हैं तो हम कहते हैं कि अब दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो ठीक कर गया, क्योंकि पहले जो है वो बीट फील होगी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होंगी उनकी, फिर हम जो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है उसको ठीक करते हैं। जब फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है वहाँ पे आइडिया हो जाता है कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो ठीक हो गया है। तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के वगैरह के लिए हम यूज भी करते हैं। अब बात आ जाती है स्टेशनरी वेव्स की। स्टेशनरी वेव्स में क्या है कि सेम फ्रीक्वेंसी है, अपोजिट डायरेक्शन। ये चीज जो है आपने ध्यान में रखनी है, सेम फ्रीक्वेंसी है, अपोजिट डायरेक्शन। यानी ये स्ट्रिंग है फॉर एग्जांपल, इसको मैंने यहां से प्लग किया मिड से, ठीक है, एक वेव जो है वो ये जनरेट हो रही है और एक जो उसके अपोजिट जनरेट हो रही है, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी ये है, इसको हम कहेंगे स्टेशनरी वेव्स। अब इसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है जो कि आपने ज़हन में रखनी है। अगर आप देखें यहाँ पे ये नोड्स हैं और ये एंटी नोड्स हैं, आप ये ज़हन में रखें कि ये जो नोड्स हैं ये ऑलवेज रेस्ट पर होंगे, ऑलवेज रेस्ट पर होंगे, और ये जो एंटी नोड्स हैं ये मूव करेंगे, ठीक है, वाइब्रेट करेंगे। लेकिन एक चीज और ज़हन में रखनी है स्टेशनरी जो है वो वेव्स में, कि इनकी कोई स्पीड नहीं है, ठीक है, और कोई एनर्जी भी जो है वो ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये नोड्स के दरमियान वेव, तो ये तो रिस्ट्रिक्टेड है, ये तो रेस्ट पे है, तो एनर्जी तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी इसी लूप के अंदर ही, इसी रीजन के अंदर, इसी नोड्स के अंदर, ठीक है, ये दोनों नोड्स हैं, ठीक है, तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, ना इनकी कोई स्पीड है, ठीक है, ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है। उसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे, ठीक है, कि ये जो है ये मीन पोजीशन पे है, ठीक है, ये हाइट पे, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी है इनकी, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी है नोड्स की, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रख रहे हैं एंटी नोड्स, और ये काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये मूव कर रहे हैं, ठीक है, पोजीशन के लिहाज से। अगर आप देखें यहाँ पे एक फार्मूला मैंने लिखा, फर्दर जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है उनको हम देख लेते हैं। कि स्पीड का फार्मूला मैंने लिखा है कि स्क्वायर रूट एफ क्रॉस ओवर एम। यहाँ पे ये जो मैस है ये है मैस पर यूनिट लेंथ, ये भी ध्यान में रखना है। ये एक लूप बन रहा है, अगर एक लूप के लिए आप देखें, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, तो ये जो नोड है और ये जो एंटी नोड है, दो कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो लैम्डा बाय 2 है, वो लैम्डा बाय 2 होगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये चीज आप कैसे समझ सकते हैं, आपको मैंने बताया था कि अगर ये जो वेव है, अगर इसको ले लिया जाए, इसकी लेंथ है लैम्डा, एक सिंगल वेव, अगर इस शेप को मैं ऐसे बना लूं तो ये भी लैम्डा ही होगी, लेकिन अगर ये नोड है और एक ये नोड है तो ये क्या है, इसका हाफ नहीं होगा ये टोटल वेव का। इट्स मीन कि ये जो चीज है वो क्या है, लैम्डा बाय 2, ठीक है, ये चीज आपने जो है वो ध्यान में रखनी है कि ये क्या है, लैम्डा बाय 2, ठीक है। अगेन देख लें, ठीक है, ये फुल जो है वो लैम्डा, ये जो नोड है ये हाफ हो जाएगा इसका, लैम्डा बाय 2। वो लैम्डा क्यों है आपको पता है, ये जो वेव है एक, ये इसकी जो लेंथ है ये लैम्डा है, ठीक है। तो जब मैं इसको ऐसे कंबाइन करूंगा तो ये भी नोड और ये भी नोड, तो ये लैम्डा बाय 2 हो जाएगा, हाफ लूप उधर और हाफ इधर है, तो ये लेंथ क्या होगी हमारे पास, लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू एल, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपने, ये इसके इक्वल आ गया। अब अगर यहाँ पे देखें मैंने ऊपर लिखा हुआ है लैम्डा 1, क्योंकि पहला लूप है इसलिए लैम्डा 1 हमने लिख दिया इज इक्वल टू एल। अब हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है 1 नंबर, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जिसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं,
वो क्या है, v ओवर लैम्डा। फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है, v किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ये लिखा हुआ। लैम्डा किसके इक्वल है, 2l। यहां से अगर लैम्डा आप निकालें, लैम्डा 1 किसके इक्वल है, 2l के, तो ये आ गया। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2l इज इक्वल टू स्क्वायर रूट f ओवर m। ठीक है, ये चीज आ गई। f1 किसके इक्वल आ गया, 1/2l स्क्वायर रूट f ओवर m। ये आप ध्यान में रखें इक्वेशन। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, लेंथ है, फोर्स है और मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब आगे आप देखें कि ये केस मैंने बनाया है 2 लूप्स के लिए। अगर ये लैम्डा, ये 2 लूप्स बन रहे हैं, आप ये ध्यान में रखें कि ये नोड्स हैं, ये एंटी नोड्स हैं। एक चीज यहाँ पे ये ध्यान में रखें कि जो कंडक्टिव नोड्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस λ/2, फिर ये जो कंडक्टिव नोड्स हैं उनके दरमियान भी λ/2। तो जो ये टोटल डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हाफ λ/2 और हाफ लैम्डा, मतलब लैम्डा की हाफ लेंथ और ये हाफ कंप्लीट लैम्डा हो जाएगा। तो एल यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा के इक्वल। इसलिए अगर आप देखें F2 अब निकालेंगे, क्योंकि हमने F1 इस लूप के लिए फाइंड किया, अब 2 लूप्स हैं, तो F2 आएगी उसके लिए। F2 फ्रीक्वेंसी के लिए v ओवर λ/2 उसी तरह ही आ जाएगा। v हमें पता है स्क्वायर रूट f ओवर m के इक्वल है, λ2 किसके इक्वल है, l के। क्योंकि मैंने आपको बता दिया है जब भी हम हाफ लैम्डा इनको करेंगे तो ये भी लैम्डा प्लस लैम्डा, 2 लैम्डा प्लस 2 तो ये कैंसिल, तो लैम्डा लैम्डा इज इक्वल टू ये जो है वो बेसिकली l के इक्वल था, टोटल लेंथ के लैम्डा के इक्वल आ जाएगा, लैम्डा l इज इक्वल टू ये l की जगह पे आ गया। F2 आ जाएगा 1/l स्क्वायर रूट f ओवर m। अब यहाँ पे देखिए मैंने ऊपर भी 2 से डिवाइड की है, मल्टीप्लाई किया और नीचे भी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने 2 को जो है वो सेपरेट किया और ये अंदर एक फार्मूला आ गया, तो ये फिर मैंने इधर में ले आया, ये वो 2 है और ये अंदर वाला फार्मूला F1 के इक्वल है, जो कि आप देख रहे हैं कि F1 किसके इक्वल है, 1/2 है स्क्वायर रूट f ओवर m। ये F1 था जो कि ये ऊपर लिखा भी हुआ है, ये इस फार्मूला है, वही शेप बन गई। तो इसी तरह ये तो सेकंड हार्मोनिक जनरेट हो गया, इसको हम हार्मोनिक भी कहते हैं। ये सेकंड जो है वो हार्मोनिक कहते हैं फ्रीक्वेंसी को, उसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फंडामेंटल जो हार्मोनिक होगा। इसी तरह सीरीज ऑफ फ्रीक्वेंसीज लूप्स बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, F3 जो होगा वो 3 आ जाएगा बाई रूट F1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 लिखा हुआ और ये 3 आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब है कि अगर n लूप्स लिए जाएं, n लूप्स, तो जो Fn है इज इक्वल टू n F1 आ जाएगा और जो लैम्डा है वो 2l ओवर n आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे n जो है वो किसके इक्वल है, 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर यहाँ पे आप 1 पुट करेंगे 1 लूप, तो लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, 2l के। तो ये देखिए 1 के लिए 2l आ गया, 2 पुट करेंगे तो लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, ये 2n की जगह पे पुट करें, 2 से कैंसिल l, तो लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, ये देखिए l इज इक्वल टू ये जो अभी हमने किया इज इक्वल टू लैम्डा के इक्वल आ जाएगा। इट्स मीन कि जितने लूप्स आप बढ़ाते जाएंगे, ये जनरल फार्मूला उस लिहाज से आपने ध्यान में रखना है। स्ट्रिंग में स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रिंग, ये भी ध्यान में रखना है। तो ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको याद होने चाहिए अच्छी तरह। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ चीजें। ठीक है, थोड़े से पॉइंट्स रह गए हैं इस पार्ट के हवाले से, उनको देखते हैं। ये भी ध्यान में रखेंगे, 2 कंसेक्टिव जो नोड्स हैं, ठीक है, 2 कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो λ/2 है, क्या आपको मैंने पहले बता दिया। सिमिलरली 2 कंसेक्टिव एंटी नोड्स अगर हो, ठीक है, आप ये देखिए कंडक्टिव एंटी नोड, ये एंटी नोड और ये एंटी नोड, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी λ/2 ही होगा। अब देख रहे हैं ये हाफ लूप ये आ जाएगा और हाफ लूप ये कंप्लीट लूप हो जाएगा, λ/2 डिस्टेंस। लेकिन अगर ये नोड और ये एंटी नोड है तो तब ये डिस्टेंस क्या होगा, λ/4 होगा ये। ठीक है, λ/4 कैसे होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये जो टोटल है ये तो है λ/2,
जब उसका भी हाफ कर देंगे तो ये λ/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि लूप्स कितने वो पूछ लेते हैं आपसे, डिस्टेंस इनके इन बिटवीन नोड्स, कंसेक्टिव एंटी नोड, ठीक है, एंटी नोड्स टू नोड्स टू एंटी नोड, ये सारी चीजें इनका आपको जो है वो अच्छी तरह आइडिया जो है वो होना चाहिए। ठीक है, अब ये तो इस हवाले से जो है वो चीजें जो है वो क्लियर होगी। अब एक लास्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। ये थोड़ा सा टॉपिक है, इसको हम देखते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में अगर आप देखें तो ये बेसिकली इस चैप्टर में हम मैकेनिकल वेव्स को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इसमें दो इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स हैं उनको मैंने सेग्रीगेट किया है। ठीक है, हम मैकेनिकल वेव्स को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ। मैकेनिकल वेव्स जो कि आपको पता है मीडियम डिपेंडेंट है, मीडियम डिपेंडेंट हमने स्टार्ट में जो है वो स्टडी भी किया है। ठीक है, अब इसमें दो केसेस हो जाते हैं। आप ये कंसीडर करें, ये इंसिडेंट वेव है, इंसिडेंट रे कंसीडर कर लें या इंसिडेंट वेव। ठीक है,
डिस्कस कर रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। ये आप देख रहे हैं कि मैकेनिकल वेव्स है, मीडियम डिपेंडेंट है। अब हम देख रहे हैं कि ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। अगर तो ये रेयर मीडियम से आ रही है, ठीक है, तो जो रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट पार्ट लिखे यहाँ पे, रिफ्लेक्टेड पार्ट, ठीक है, ये अगर डेंसर है, यानी डायरेक्शन क्या है, इस तरह है कि ये इंसिडेंट जो रे है, जो पार्ट है, ये रेयर मीडियम से जा रहा है रिफ्लेक्टेड पार्ट जो कि डेंसर मीडियम है। अब इसमें क्या है कि ये जो रेयर मीडियम है, ठीक है, इसकी डेंसिटी लो है, ठीक है, लो डेंसिटी वाला पार्ट है, ठीक है। ये जो डेंसर मीडियम है इसकी डेंसिटी हाई है, हाई डेंसिटी वाला जो है वो पार्ट है। अगर तो ये कंडीशन है कि इंसिडेंट पार्ट जो है वो रेयर मीडियम से आ रहा है, रिफ्लेक्टेड पार्ट जो है वो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होता है, उस केस में क्या होगा, 180 का जो है वो फेज चेंज होगा, 180 का फेज चेंज होगा। लेकिन अगर वाइस वर्सा है, वाइस वर्सा मीन कि ये जो इंसिडेंट पार्ट है वो रेयर नहीं, किसकी बजाय आ रहा है, जो इंसिडेंट पार्ट है वो रेयर की बजाय कहां से आ रहा है, डेंसर। और जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है, जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है ये रेयर मीडियम से आएगा, तो देन जो है वो नो फेज चेंज, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं जो कि आपने ध्यान में रखने हैं। बाकी इंशाल्लाह इसी चैप्टर के जो बाकी पॉइंट्स हैं उनको फर्दर जो है वो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।